प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या आप कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहले सेट के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आकाश एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और दिशा उसी कार्य को 84 दिनों में कर सकती है, उन्होंने 12 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया और इसके बाद दिशा ने कार्य छोड़ दिया और आकाश ने शेष कार्य पूरा किया, तो कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें। भाई इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय, दूसरा कुल समय। इसमें क्या पूछा गया देखो, समाप्त करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, यानी कुल कितना समय लगा। तो देखो भाई, आकाश यानी ए से लिख लेते हैं और दिशा, आकाश कर सकता है उस कार्य को 63 दिनों में और दिशा 84 दिनों में। कुल कार्य के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों 21 से भाग होती है, 21 कॉमन ले लो एक बार, यानी यहाँ बचेगा 3, यहाँ 4, 3 और 4 का एलसीएम 12। तो 21 को 12 से गुणा करेंगे तो 210 और 42 252 क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कुल कार्य होगा 252 यूनिट। 63 से भाग देंगे 4 बार में, 84 से भाग देंगे 3 बार में। अब देखो दिशा ने कितना दिन कार्य किया है, 12 दिन, तो दिशा का कार्य इसमें से घटा दो। दिशा एक दिन में कितना करती है, 3 यूनिट। 12 दिन में कितना करेगी, इसको 12 से गुणा कर दो, यानी 36 यूनिट दिशा ने कार्य किया है। टोटल 252 में से 36 घटा देंगे, कितना बचेगा 216। ये कार्य किसने किया है, आकाश ने, और आकाश ने शुरू से लेकर कार्य समाप्त होने तक कार्य किया है, तो इसलिए 4 से भाग दे दो, कुल दिन आ जाएंगे। 4 से भाग देंगे तो 5 बार में बचेगा 1, 4 चौके 16, यानी कुल कितना समय लगा, 54 दिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया CS से 3520 वर्ग सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 लेना हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और त्रिज्या है, तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, 2 पाई का मान 22/7, r कितना इसमें 7 सेंटीमीटर, और h क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, और कितना मान दे रखा उसका 3520। यहां से h की वैल्यू निकाल लो पहले। 7 से 7 को हटा दो, 3 और 2 5, 11 और 2 22 से दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो 22 से भी होगा ये। एक बार में 22 बचेगा, 13 22 का 132, 2 से करेंगे तो 80। h की वैल्यू कितनी आ गई, 80, ऊंचाई कितनी है 80 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h, 2πr, ठीक है, इंटू r प्लस h। तो r और h को जोड़ के लिख दो, r 7 है और ऊंचाई कितनी है 80, 80 और 7 87 से गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से 7 को हटा दो, 2 से गुणा कर दो 87 को, कितना आ जाएगा 160 और 14 174, और इसको गुणा करना 22 से, 88 8 154 और 8 162, 16 22 और 16 38, 3828 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। 3828 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक विक्रेता उसके पास स्थित 40% संतरे बेचता है। भाई जो भी संतरे हैं उसके पास, उसमें 40% बेचता है, शेष का 10% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है और शेष को फेंक देता है।
विक्रेता अपने संतरे का कितने प्रतिशत फेंकता है। भाई मान लिया हमने उसके पास टोटल 100 संतरे हैं, कितना बेचता है 40 उसने बेच दिया, तो शेष कितना बचा वो देखो, शेष बचा उसके पास 60, यही तो बचा ना। अब हमें निकालना है फेंके कितने हैं, तो फेंकने वाले देखो कितने भाई 60 बचे, उसने क्या किया 10% फेंक दिया। 10% इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10% का मतलब 1/10 यानी 6 फेंक दिया उसने। कितना फेंका संतरा 6। अब कितना बच गया, 60 में से 6 फेंक दिया तो कितना बच गया 54। तो अगले दिन 54 में से क्या किया 50% बेच दिया और 50% बचा वो फेंक दिया। यानी कितना फेंका इसका 50%, यानी इसका 1/2, तो कितना आएगा 27। तो पहले दिन 6 फेंके थे संतरे उसने, दूसरे दिन 27, टोटल कितने फेंक दिए 27 और 6 33 संतरे उसने फेंक दिए। प्रतिशत निकालना है तो कुल कितने थे 100 में से 33 फेंका है तो 33% इसी का लगा दो प्रतिशत, क्योंकि बटा में 100 करोगे प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करोगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, इसलिए सीधा ही क्योंकि 100 पे गणना कर रहे हैं हम तो इसी का प्रतिशत लगा दो। 33% संतरे उसने फेंक दिए। क्वेश्चन नंबर 14, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों विकर्ण दे रखे हैं डायगोनल, तो क्या होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला d1 × d2 बटा में 2। d1 d2 क्या है विकर्ण, ठीक है डायगोनल, ठीक है, दोनों के आपस में गुणा करके 2 से भाग दे तो कुछ नहीं, 7 × 6 42 को 2 से भाग देंगे 21, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 15, 1900 रुपये को 4 लड़कों 5 लड़कियों और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक लड़की और एक महिला के हिस्से का अनुपात 9:8:4 है। एक लड़की का हिस्सा क्या है, एक लड़की को कितना पैसा मिलता है ये पूछा गया है प्रत्येक लड़की को। तो देखो लड़का यानी बॉय, लड़की गर्ल जी से लिख लेते हैं और महिला को वेमन W से लिख लेते हैं। उनको किस अनुपात में पैसा मिलता है भाई, प्रत्येक लड़की को मतलब 9 यूनिट मिलता है, क्या है लड़का पहले, लड़के को 9 तो लड़की को 8 और महिला को 4 यूनिट पैसा मिलता है। तो क्या इसको लिखो 9:8:4, ये प्रत्येक को इतना मिलता है भाई, प्रत्येक लड़के को 9 यूनिट पैसा, प्रत्येक लड़की को 8 यूनिट पैसा और प्रत्येक महिला को 4 यूनिट पैसा रुपया जो भी है, ठीक है इस अनुपात में मिलेगा। उनकी संख्या देखो किस अनुपात में भाई, लड़के 4 हैं, लड़की 5, लड़के 4 हैं, लड़की 5 हैं और महिला 6 हैं। अब देखो भाई एक लड़के को 9 यूनिट पैसा मिलता है और लड़के कितने 4, टोटल कितना मिलेगा 36, इनको 8 × 5 40 टोटल मिलेगा और यहाँ 4 × 6 24। चाहो तो कैंसिल भी कर लो इसको, लेकिन करने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है तो जोड़ दो इसको, कुल रुपया आ जाएगा भाई 36 और 24 60 और 40 100, ये टोटल 100 यूनिट इनको मिलता है पैसा 100 यूनिट, और कुल पैसा है कितना 1900। तो 100 यूनिट की वैल्यू ये है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 100 से भाग दे दो। अब आ गए 1 यूनिट की वैल्यू, पूछा क्या गया है एक लड़की का हिस्सा क्या है, तो लड़की को क्या हिस्सा मिलता है भाई 8 यूनिट एक लड़की को, तो 8 से गुणा कर दो, एक का तो पूछा गया है, सभी का पूछा होता 40 से गुणा कर दो भाई, टोटल लड़कियों को पैसा कितना मिला तो 40 से गुणा कर दो, एक का पूछा गया, एक को तो 8 ही मिलता है, आप 40 से गुणा करोगे फिर वापस वो करोगे, इससे अच्छा ये है कि 8 से ही गुणा कर देंगे, 8 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 20 से 20 19 × 8 152, यानी प्रत्येक लड़की को 152 रुपये मिलते हैं वही। क्वेश्चन नंबर 16, एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 रुपये नकद या 1000 रुपये नकद डाउन पेमेंट एवं शेष राशि के लिए 3 समान वार्षिक किस्तों पर बेचा जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12.5% है
और ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है तो किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। 2.7 तक सही बतानी है भाई। तो देखो भाई वो 3,500 रुपये नकद दे दे तो ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 1,000 रुपये क्या कर दिया, नकद दे दिए। बची हुई राशि कितनी बच गई, देखो 2,500। इसको वो 3 किस्तों में अदा करना चाहता है। और ब्याज कैसा है भाई, देखो ध्यान रखना, समान वार्षिक किस्तों में बेचा जाता है। ब्याज वार्षिक दर ये है, ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो देखो रेट कितनी है, 12.5%। 12.5% यानी 12 सही 1/2। इसको लिखेंगे तो 25/2%। लिख सकते हैं 12.5 को, भिन्न में बदलेंगे तो 1/8। ठीक है, तो यहां लिखो आप प्रिंसिपल और यहां इंस्टॉलमेंट। यानी 8, यानी मूलधन 8 रुपये रहा होगा पहले वर्ष, तो 8 के ऊपर 1 ब्याज, यानी 9 रुपये हमें अदा करने पड़ेंगे। समय 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर करो, यानी 64, तो इसका भी स्क्वायर करो 81। किस्त 3 है, समय 3 वर्ष है, तो इसकी भी क्यूब करो 512, इसकी भी क्यूब करो 729। अब किस्त कैसी है, समान है, तीनों बराबर है, तो बराबर करनी पड़ेंगे हमें। पहले बराबर करने के लिए देखो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है 9 का, तो इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको भी 9 से गुणा करेंगे क्योंकि इनका आपस में रेशियो होता है भाई। ठीक है, इसको 729 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 81 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किस्त तभी तो बराबर बनेंगे। तुम देखो 81 × 9, 81 × 9, और ये भी 81 × 9 है, तो इसको धनराशि को भी 81 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 8 से करेंगे तो 8 8 64, 36 3 54 3 57, और ये 512। तो सभी का जोड़ लो इनको ही, टोटल मूलधन कितना हो जाएगा 3 वर्षों के लिए, 8 से 14 और 2 16, 11 1 12 और 1 13, 6 और 10 16 और 1 17, यानी कुल राशि हो गई 1,736 रुपये। और किस्त कितनी प्रत्येक 729 की बनेगी, यदि ये राशि है तो ये किस्त बनेगी, लेकिन राशि है कितनी बची हुई थी, ये है। ठीक है, यानी 736 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,500। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 2,500 को 1,736 से भाग दे देंगे, लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, प्रत्येक किस्त की, तो गुणा में 729 करो। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सारे नहीं आएंगे भाई, 1-2 क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो हमें देखते ही पता चल जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था इससे। ठीक है, जो समचतुर्भुज वाला था भाई, गुणा 7 × 6 42, 2 से भाग करना था, देखते ही पता चल गया। लेकिन सभी क्वेश्चन आसान भी नहीं होते, सभी क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं होते, 1-2 क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको 4 से भाग कर दो, 4 से भाग करेंगे 600 और 25 625 बार में। इसको 4 से करेंगे 4 1 3 बचेगा 1 4। अब 4 4 8 3 11, ये 9 से जाएगा, ये 3 से जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा, तब कैंसिल नहीं होगा भाई ये। तो अब हमें इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे, एक बार में भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 1, कितना बचेगा 434 घटाएंगे तो 200 और 9 घटा दो 191 बचेगा। 191 फिर 10 लगाओ, संख्या हो जाएगी 1910। 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, लेकिन 4 से कुछ ना कुछ ज़्यादा जाएगा ये, अब और भी आगे जाएगा, तो आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 1.4 और एक वैल्यू ले लेंगे हम 1.5, गुणा करके देख लेंगे, फिर इससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो देखो 1.4 से 729 को गुणा कर देंगे, 14 × 9 126, 12 28 और 12 40, 4 98 और 4 102। ठीक है, 102, 14 में 126, 12 14 दूनी 28 और 12 40, 4 98 और 4 102। ठीक है, एक अंक के बाद 10 लगा दो। इससे मान कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा भाई, मान लो या 3 पे जाता, 2 पे जाता, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आता है, इससे कम तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब देखो यदि हम 1.5 ले लेते, क्योंकि वैल्यू 1.5 से ज़्यादा नहीं आ सकती,
1.4 से तो ज़्यादा आएगी इसकी वैल्यू और 1.5 से कम आएगी। तो 1.5 लेके और देख लो एक बार, तो इसको 1.5 से और गुणा करके देख लो। 15 गुणा 9 135, 13, 30 और 13 43, 4, 105 और 4 109, एक अंक के बाद दशमलव। अब वैल्यू होना इससे तो कम आएगी हमारा आंसर, और इससे ज़्यादा आएगा 1020 से। तो 1093 से ज़्यादा देखो कौन सी है, ये नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, और इससे ज़्यादा आएगी 1020 से ज़्यादा आएगी, तो ये वैसे नहीं हो सकती। हमारा आंसर क्या होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है। दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकाल सकते। कैसे निकालेंगे तो देखो, दोनों तरीके से बताऊंगा। सीपी बटा में एमपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस। भाई कैसे निकाल लेते हैं इसको, देखो इसका रेशियो हम, तो भाई 100 माइनस डिस्काउंट कर दो और इसका कर दो 100 प्लस प्रॉफिट, आ जाएगा, ठीक है। रेशियो आ जाएगा इनका। 100 में से डिस्काउंट घटा दो, कितना डिस्काउंट है 12%। 100 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 88, सीधा ही लिख लो नहीं 88। 100 में लाभ जोड़ दो, लाभ कितना है 10%, यानी कितना हो जाएगा 110। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, 22 से 4 बार में, 22 से 5 बार में। अब कॉस्ट प्राइस तो उसका 4 और मार्केट प्राइस कितना है 5। ये कहता है कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो 4 की हमने खरीदी थी, उस पर 5 मूल्य हमने लिख रखा है, 5 में ही बेच दे तो लाभ कितना होगा। 4 की वस्तु है 5 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ होगा किस पे 4 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कितना आ जाएगा 25%। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, सीपी, एसपी और एमपी लिखो, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। सीपी हमने 100 मान लिया, प्रॉफिट कितना होता है भाई 10%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। कब है ये 12% छूट देने के बाद, यानी ये अंकित मूल्य के 88% की वैल्यू है, क्योंकि ये अपने आप में 100%, 100 में से 12 कम कर दिया ना 88%, 88% की वैल्यू ये है। इसके निकालेंगे तो देखो 88% की वैल्यू 110, 1% की निकालेंगे तो 88 से भाग दे, तो 100 के निकालने तो गुणा में 100 कर दो। अब देखो 11 से कैंसिल कर लेंगे 10 और 11 से 8, 4 से कर देंगे 2 और 4 से 25, ठीक है। 11 से 10 और 11 से 8 बार में, 4 से 25 ये 10। अब देखो, अब इन दोनों का रेशियो करना है, सीपी का और एमपी का। 2 से और कर लो कैंसिल, 2 शिफ्ट हो जाएगा ये, 2 से 5, यानी 25 गुणा 5 125। ये कितना है 100 और ये 125, क्योंकि इसके लिए कंपेयर करना ही नहीं है, अब इन दोनों का करना है, क्योंकि अब पोस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस अब यही मानना हमें। 25 से 4, 25 से 5 वही सेम आ गया। 4 की वस्तु को 5 में बेच रहे हैं, 1 का लाभ होगा किस पे 4 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, यानी 25% प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी ये तरीका है ना पहले वाला, ये आसान पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, रीता घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाती है। यदि वह कार्यालय से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर लौटती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। भाई दूरी सेम है, यानी घर से कार्यालय जाती है, यानी अपने होम से ऑफिस जाती है और वापस आती है, यही है ना, दूरी तो सेम है। भाई सेम दूरी हो, एक्स की स्पीड से जाए और वाई की स्पीड से वापस आए, यानी एक्स की स्पीड से जाती है और वाई की स्पीड से आती है, औसत चाल निकालना हो तो क्या हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। 2 यानी किस स्पीड से जाती है 40 से, तो गुणा में 40, और 60 से वापस आती है तो गुणा में 60, बटा में दोनों चाल जोड़ दो, 60 और 40 100, 2 0 से 2 0 हटा दो, 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 6 48,
यानी उसकी औसत चाल निकालेंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, यदि n बराबर 24 की क्यूब प्लस 25 की क्यूब प्लस 26 की क्यूब प्लस 27 की क्यूब है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो भाई देखो, छब्बीस क्यूब 27 की क्यूब किससे भाग करना है, 102 से। शेषफल पूछा गया है, रिमाइंडर पूछा गया है। ठीक है, कंसेप्ट भी बता दूंगा और ट्रिक भी देख लो एक बार, दोनों बता दूंगा। ठीक है, ट्रिक क्या है अभी देखो, कोई भी लगातार आप 4 प्राकृत संख्या ले लो, कोई भी लगातार 4 प्राकृत संख्या, ये भी तो 4 लगातार हैं, 1 2 3 4, कोई भी लगातार 4 प्राकृत संख्या ले लो। ठीक है, और उनकी क्यूब कर दो, कोई भी ले लो, जैसे मैंने बोल दिया 2 प्लस 3 प्लस 4 5। ठीक है, इनकी क्यूब कर दो, सभी की 4 होगी लगातार, इनकी क्यूब कर दो। ये संख्याएं हमेशा इन चारों संख्याओं के योग से पूर्णतः विभाजित होंगी। क्या बताया मैंने, कोई भी लगातार 4 प्राकृत संख्या ले लो, उनका क्यूब कर दो और सभी को जोड़ दो, जो भी इनका योग आएगा वो हमेशा चारों संख्याओं के योग से पूर्णतः विभाजित होगा। देखो संख्याओं का योग क्या है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। अब करके देख लेना का योग 14 से भाग हो, कोई भी ले लो XYZ, जरूरी नहीं 2 3 4 में लोगे आप, 5 6 7 8 ले लो। देखो एक करके दिखाई देता हूं आपको। 2 की क्यूब करेंगे 8 प्लस ये हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125। इनको जोड़ेंगे तो देखो 27 और 8 35, 35 और 125 जोड़ेंगे तो 160, 160 और 60 जोड़ेंगे तो 220 और 4 224, 224 14 से पूरा पूरा भाग जाएगा, देख लेना। एक बार में 14 बचेगा, 8 14 6 84, पूरा पूरा चलेगा 16 बार में, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, ये तो आपकी ट्रिक। तो अब देखो इसमें क्या है। ठीक है, अब देखो 24 और 25 क्या है, 49, 49 और 26 ऐसे जोड़ दो, 24 और 27 51, 25 और 26 51, कितना होगा 102। तो 102 से 102 पूरा पूरा भाग जाएगा हमेशा। ठीक है, कुछ संख्या विभिन्न करके बताया है। फिर 2 3 4 5 अंकों का योग कितना था, चारों संख्याओं का 2 3 4 5, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, तो 14 से पूरा पूरा भाग गया था। इनका क्यूब करके जोड़ेंगे तो भी भाग जाएगा। तो 102 है तो 102 पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये ट्रिक का देखो क्या वैसे निकालने का, यदि आपको ज़रूरत है तो। ए और बी, ठीक है, 2 संख्या ले लो, इसमें से 24 और 27, 51 हो जाएगी, 25 और 26 ये भी 51 हो जाएगी। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो एक ये होता है कंसेप्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा ए प्लस बी से पूर्णतः विभाजित होगी। कब, जब ये है ना पावर, ये n मान लो, ए की पावर n और बी की पावर n, ए की पावर n प्लस बी की पावर n हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी किससे, ए प्लस बी से। कब, जब n एक ओड नंबर हो, यानी विषम संख्या हो। भाई क्या हो, विषम, n का मान विषम हो। तो इसमें देखो भाई, a मान लिया हमने 24 की पावर 3 प्लस b माना हमने 27 की पावर 3। n का मान क्या है, ओड नंबर विषम संख्या है, तो हमेशा किससे भाग होगी, a प्लस बी से। 24 और 27 51 से भाग होगी। हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब क्या बच गया, 25 और 26, ये a मान लो, ये b मान लो, a की पावर n b की पावर n। तो इसमें भी क्या है, n का मान एक विषम संख्या है, 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3। तो ये भी 25 और 26 51 से पूरी पूरी हमेशा भाग जाएगी। 51 से ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो पूरी संख्या भी 51 से जाएगी। ठीक है, कोई भी लगातार 4 संख्या है, क्योंकि इसमें 2 सम हैं और 2 विषम हैं, इनको जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा, योग आएगा सम संख्या। सम संख्या तो 2 से भी भाग जाएगी, 51 से भी जाएगी, 2 से भी जाएगी, तो 51 गणा 2 से भी जाएगी भाई, वो 102 से भी भाग जाएगी। ठीक है, बाकी जो ट्रिक बताई थी मैंने,
कोई भी लगातार 4 प्राकृत संख्याएं ले लो, उनका क्यूब कर दो और आपस में जोड़ दो, हमेशा वो चारों संख्याओं के योग से पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, राजू एक पुराना मोबाइल 3200 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 4800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई देखो 3200 में खरीदा, उसके ऊपर खर्च किया, ऊपरी हुए, तो ये मैंने टॉपिक पढ़ाया जब आपको बताया था। यदि आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट देख लो, मैंने कंप्लीट मैथ करवा रखा है। तो देखो 3200 और 800 इसमें जुड़ जाएगा ये कॉस्ट प्राइस में ही, तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 4000। तो सीपी हो जाएगा इसका 4000। एसपी कितना है, बेचा कितने में, 4800 में। तो लाभ कितना हुआ, 800 रुपये का। और लाभ किस पे होगा, सीपी इस पे भाई, टोटल पे, दोनों जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 4000 प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 4 से 20, यानी 20% का लाभ होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमने इस सेट के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।